हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानी गुप्ता क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 7th की न्यू बुक करने जा रहे हैं हिस्ट्री, जो कि हमने सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 लिया है, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि जो कुछ भी 1000 वर्षों के दौरान हुआ उसमें क्या क्या परिवर्तन आए उन सब के बारे में हम जानेंगे, और किन 1000 सालों की बात कर रहे हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ कि काफ़ी बच्चों को, मोस्टली बच्चों को ऑलमोस्ट है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, कि लर्न नहीं होती है, बहुत बोरिंग होती है, इसकी डेट्स नहीं याद होती। लेकिन जैसे आप लोग फिल्में वगैरह देखते हो, अगर हिस्टोरिकल फिल्में अगर देखते होगे तो राजा महाराजाओं वाली, तो आप बिल्कुल वैसा समझ के चलिए, क्योंकि एक तो हिस्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं, पास्ट के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। और अगर हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फिल्में देखते हैं, अगर उस प्रकार से हम उनको स्टोरी टाइप अगर मान के चले ना, स्टोरी समझ कर हम पढ़े तो बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम क्लास 6 में ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़कर आए हैं, तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम उसमें पढ़ कर आए हैं। तो हमने अर्ली मैन्स के बारे में पढ़ा कि जो अर्ली मैन्स थे उन लोगों ने किस तरह से एग्रीकल्चर करना सीखा, और फिर उसके बाद किस तरह से वो एक ही जगह पर परमानेंट सेटल्ड हुए। फिर हमने अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा, जस्ट लाइक इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, जो कि फर्स्ट किंगडम गुप्ता डायनेस्टी था, फिर सेकेंड किंगडम मौर्य डायनेस्टी, थर्ड मगध एम्पायर, इनके बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद रूलर्स के बारे में जाना, लाइक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम क्लास 6 के हिस्टोरिकल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो पैलियोलिथिक एज से करीब करीब 700 AD तक की हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। अब हमें क्लास 7th में कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री पढ़नी है, 700 AD से लेकर 1700 AD तक की। बेसिकली 1000 ईयर की हिस्ट्री है, पूरे 1000 वर्षों की हिस्ट्री है। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्टोग्राफर क्या होता है। तो कार्टोग्राफर क्या होता है, पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी कि वो पर्सन जो मैप बनाता है, मैप को लिखता है। तो अगर हम बात करते हैं अरब जोग्राफर अल इदरसी की, तो उन्होंने ये मैप बनाया था। कब बनाया था, ये 12th सेंचुरी में। ठीक है, 11 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में इन्होंने बनाया था। और इसके अंदर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और लैंड वगैरह, सी, ये सब इन्होंने शो किया था, लेकिन फुल डिस्क्रिप्शन नहीं थी। और उन्होंने जो साउथ इंडिया जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर उन्होंने नॉर्थ इंडिया बना दिया, जहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए था वहाँ पे साउथ बना दिया। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है जो कि उन्होंने कहाँ शो कर दिया, ऊपर की ओर शो कर दिया, जबकि वो नीचे होना चाहिए था। ठीक है, तो उस समय के मैप में ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं हुआ करती थी, पूरी डिटेल नहीं हुआ करती थी। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंच कार्टोग्राफर की, तो ये फ्रांस के सिटीजन थे जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। इनके मैप पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल था। ठीक है, और चाहे वो कोस्टल एरिया को दिखाने की बात हो, चाहे आइलैंड एरिया हो, या फिर नदियों का रास्ता हो, इन सब को दिखाने की चाहे बात हो, इनके मैप में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, सॉरी, इनके मैप में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ शो किया गया था, सारी डिस्क्रिप्शंस थी। अब इन सालों में जो ग्राफ्स बनाने की जो कला थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। ठीक है, यानी कि जो मैप्स को बनाने का जो तरीका था, इनको समझने का, इसमें क्या क्या डालना है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई इसके अंदर। जैसे कि अगर 1700 AD के स्टार्टिंग में अगर देखें, अगर उस टाइम में लोगों का क्या मानना था, उस टाइम में लोगों का मानना था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स है और स्टार्स है वो सभी चक्कर लगाते हैं, उनका ये मानना था पहले। लेकिन इस पीरियड के ख़त्म होते होते तक क्या हुआ, लोगों की सोच बदली, और लोगों को फिर ये पता चल गया था कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि अर्थ के चारों ओर सभी प्लैनेट्स और स्टार चक्कर लगाते हैं। उनको फिर समझ में आ गया था, उनका जो माइंड का लेवल था वो चेंज हो गया था। ठीक है, कि हमारी जो अर्थ है वो
सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो रोटेट करती है। ठीक है। अब अगर हम पास्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें पास्ट डॉक्यूमेंट्स, जो हिस्टोरियंस को पास्ट के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, ठीक है, उनको पढ़ने में, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा उनको केयरफुल रहना पड़ता था। तो बहुत मुश्किलें होती थी। और ऐसा क्यों करना पड़ता था? क्योंकि ये जो हमारी बोलचाल की जो हमारी जो लैंग्वेज है, ये टाइम के साथ साथ ही बदलती रहती है। अब उस टाइम के पीरियड में 700 AD से लेकर 1700 AD तक के बीच की बात करें तो उस टाइम सोचिए लैंग्वेज कितनी अलग थी। जो हमने 6th क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है, 6th क्लास में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी उसके अंदर हमें पता चला कि लोगों को तो उस टाइम खेती करना भी नहीं आता था, है ना। प्लियोलिथिक एज से लेकर प्लियोलिथिक एज क्या होती है? वो जो अर्ली मैंस का जब टाइम था कि वो शिकार करके खाते थे, पकाते नहीं थे खाना, कच्चा खाते थे। ठीक है, शिकार करते थे, फल वगैरह जंगल से इकट्ठा करके, लीव्स वगैरह ये सब खाते थे, खाना नहीं पकाते थे। तो वो था प्लियोलिथिक एज। फिर वहाँ से लेकर 700 AD तक हमने पढ़ा। तो ऐसी उस टाइम की लैंग्वेज और हम इस टाइम की अगर लैंग्वेज देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो टाइम के साथ साथ लैंग्वेजेस चेंज होते रहते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में, उनको समझने में, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है हिस्टोरियंस को, और बहुत ज़्यादा उनको फिर मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। अब देखिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ की अगर हम बात करते हैं, यानी कि नई और पुरानी शब्दावली, लैंग्वेज कैसे चेंज होते हैं ये। अब अगर मेडिवल पर्शियन की बात करते हैं तो मेडिवल पर्शियन थी, मेडिवल का मतलब 1200 AD से 16 या फिर 1700 AD तक के, ठीक है, उसे हम मेडिवल टाइम कहते हैं। और पर्शियन एक भाषा थी पर्शिया की, यानी कि ईरान की। अब देखिए मिनाज ई सिराज जो ये है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक टर्म का यूज़ किया था। वो टर्म कौन सी थी? वो टर्म हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान वर्ड उन्होंने इस टर्म को ये यूज़ किया था। किस लिए किया था? हिंदुस्तान यानी कि वो जगह जो कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का जो पूरा रीजन है उसके लिए ये टर्म यूज़ किया गया था हिंदुस्तान। और अगर देखा जाए तो मिनहाज ई सिराज उन एरिया की बात कर रहे थे जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में था, सिर्फ उनकी बात कर रहे थे वो। जब इस हिंदुस्तान की बात होती है, अगर जब भी इस हिंदुस्तान की बात होती है तो इसमें साउथ हिंदुस्तान नहीं आता, या फिर यूं कह लें कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे ना वो नहीं आते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब ये 16th सेंचुरी में मुग़ल बादशाह बाबर थे, उन्होंने भी इस टर्म का यूज़ किया था हिंदुस्तान का, लेकिन उन्होंने अलग सेंस में किया था। मिनहाज ई सिराज ने तो अलग सेंस में किया था, और ये जो मुग़ल बादशाह बाबर थे उन्होंने भी किया था, लेकिन कुछ उनका अलग सेंस था। क्या सेंस था? वो बेसिकली इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे और फॉरेस्ट है, और यहाँ जो फौना का जो कल्चर है, उन्होंने इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। यानी कि जो बाबर थे उनको यहाँ का हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी थी, यहाँ के वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट और यहाँ के जो कल्चर थे वो सब उनको बहुत ही पसंद आए थे, और उन्होंने इन सबको इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। अब अर्लीस्ट टाइम, अगर हम अर्ली टाइम की बात करते हैं तो अर्ली टाइम में हिंदुस्तान एक जोग्राफिकल टर्म था या फिर कल्चरल आइडेंटिटी का टर्म था सिर्फ। ठीक है। और अगर हम टुडे की बात करें, इनके आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम में एक नेशन स्टेट हो चुका है। नेशन का मतलब यानी कि अब इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी आते हैं और साउथ इंडिया भी आता है। पहले तो नहीं आता था, लेकिन अब इसमें ये इंक्लूड हो गया है, तो इसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब देखिए फॉरेनर की अगर हम बात करें, फॉरेनर किसे कहते हैं? यानी कि परदेसी, है ना। अब पहले टाइम की अगर हम बात करें तो परदेसी किन्हें कहते थे? आज के टाइम में आप लोग किसे कहते हैं परदेसी, फॉरेनर?
जो दूसरी कंट्री का हो, है ना, अपनी कंट्री का ना हो, यानी कि अपने देश का ना हो, भारत देश का ना हो, किसी बाहर से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, रशिया से, मतलब किसी भी देश से अगर आया हो तो उसे हम फॉरेनर कहते हैं। लेकिन पहले टाइम, अगर अर्ली टाइम की बात करें तो वो लोग किसको कहते थे फॉरेनर? जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया है, ठीक है, आप लोग दिल्ली में रहते हो, अब मुंबई से आपके घर कोई आया तो उसे कहते थे वो लोग फॉरेनर, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप दिल्ली में ही रहते हो, दिल्ली में पटेल नगर रहते हो, ठीक है, और पटेल नगर, अब करोल बाग से पटेल नगर आपके घर कोई आया तो लोग उसे भी कहते थे फॉरेनर, यानी कि उस एरिया का ना हो। अगर वो उस एरिया का नहीं है या उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, उस स्टेट का नहीं है, तो वो फॉरेनर हुआ। ये था पहले टाइम में, लोग ऐसे कहते, इन्हें मानते थे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पहले टाइम में किन को कहते थे, यानी कि अजनबी, ठीक है, फॉरेनर किसे कहते थे, और आज के टाइम में आपको मालूम है किसको कहते हैं। अब हम हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेज के बारे में हम बात करें, इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरियंस को किन सोर्सेज के बारे में पता चलता है, किन सोर्सेज से पता चलता है कि इन 1000 सालों में क्या क्या हुआ, ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स था इनके बीच में क्या कुछ हुआ, क्या था क्या नहीं था, ये सब कैसे पता चला इनको, और आज हम लोग कैसे पढ़ पा रहे हैं इन सब के बारे में। तो जैसे कॉइन्स हो गया, लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इन सब से तमाम चीज़ें पता चलती है, ठीक है। यानी कि पहले टाइम में ये सब कॉइन, पहले टाइम की पास्ट की हमें कॉइन्स वगैरह, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचर रिकॉर्ड्स वगैरह जो मिले हैं, इन सब से पता चलता है कि क्या क्या हुआ होगा उन सालों में। अब इन पीरियड्स के दौरान टेक्स्ट रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिले, यानी कि रिटर्न में, ठीक है। अब उसका रीज़न, इसका जो रीज़न था क्या था, इसका रीज़न ये था कि उस टाइम में पेपर का जो इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम में पेपर का इन्वेंशन हुआ था और पेपर बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हुआ था, ठीक है। इनकी बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत सारा फैला था और बहुत ज़्यादा चीपर भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है चीज़ों को स्टोर करने का, यानी कि प्रिजर्व करने का, और ये बहुत अच्छा और अलग ही ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन बन गया था, ठीक है। यानी कि लोगों को ये समझ में आ गया था पेपर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे हमारी बहुत सारी मदद हो सकती है, कि उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे थे जो वो रिजर्व करके रख सकते थे, ठीक। अब पेपर का यूज़ जस्ट लाइक राइट होली टेक्स्ट, यानी कि ग्रंथों के बारे में लिखना। पहले वो लोग किस पे, पत्तों पे लिखते थे, ठीक है, जैसे इंस्क्रिप्शंस या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट, अभिलेख वगैरह, ये सब शिलाखंड वगैरह, ये सब के कोई पत्थरों पे खुद खोद कर लिखता था तो कोई पत्तों पे लिखता था, ठीक। तो वो सब इजी हो गया करना पेपर के आने से। और क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल्स यानी कि इवेंट्स को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना। क्रॉनिकल का मतलब जैसे अगर कोई राजा बना, कोई रूलर बना तो कब बना, किस स्टेट पे उसने अटैक किया, और कौन सी वॉर कब की और कब जीता, कब हारा, ठीक है, हारा या नहीं हारा, जीता या नहीं जीता, इन सब का रिकॉर्ड रखते थे। अब लेटर्स थे और टीचिंग, जो ये बड़े बड़े जो गुरु हुआ करते थे, संत जो हुआ करते थे, इनकी जो बड़ी बड़ी बातें थी वो सब पेपर पे लिख दी गई, जो कि जो दूर दूर के जो लोग हैं वो भी इसको पढ़ सके। अब वो आ तो नहीं सकते उनके प्रवचन सुनने के लिए, तो पढ़ तो सकते थे, ठीक। अब जुडिशियल रिकॉर्ड्स डेवलप हुए, सोसाइटीज़ जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो डेवलप हुए। जस्ट लाइक इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि अर्ली मैन के टाइम पे कोर्ट नहीं हुआ करते थे, है ना, कोर्ट वगैरह, ये जो अदालतें हैं ये नहीं हुआ करती थी, पुलिस स्टेशंस नहीं हुआ करते थे, लैंड को परचेज करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लैंड को लेने के लिए लैंड उसके डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी नहीं थे, ठीक है। तो पुलिस, अब जब ये सब ज़रूरी ही नहीं था तो पुलिस उनको पकड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर हम आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं
तो आज के टाइम पे ये सब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे कोर्ट भी है, पुलिस स्टेशन भी है, लैंड को परचेज़ करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये सब पेपर पे रिकॉर्ड रखा जाने लग गया जब पेपर के आने से। फिर टैक्सेस का हिसाब भी रखने लग गए पेपर्स पे ही। तो जो टैक्सेस वगैरह जो कर लेते थे लोगों से, उन सब का हिसाब कि किसने कितना दिया, किसने दिया, किसने नहीं दिया, इन सब का टैक्सेस का हिसाब भी पेपर पे रखा जाने लग गया, इनका रिकॉर्ड। अब अगर हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ पेपर, पेपर की वैल्यू के बारे में, तो 13th सेंचुरी में जो स्कॉलर थे, अगर उनको किताब लिखनी होती थी बट उनके पास पेपर नहीं होता था, उन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट ली, उसको धुला, उसको मतलब साफ़ किया अच्छे से, फिर उसे सुखाया और फिर उस पेपर का यूज़ किया, यानी कि उस पर फिर लिखा। पहले 13th सेंचुरी में तो कोई था ही नहीं कि उनको मतलब पेपर वगैरह नहीं हुआ करते, तो किस पे लिखते, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स उन्होंने ली, ठीक है। और फिर उसको साफ़ किया, ये सब करने के बाद फिर उस पर उनको बहुत सारा इतना प्रोसेस उनको करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पर पेपर ज़्यादा अवेलेबल था ही नहीं, और अगर मिलता भी था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती ही नहीं थी, ठीक। अब अगर आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, आज के टाइम में, तो अगर हम कुछ खाने पीने की चीज़ें या लाएं या फिर कोई भी चीज़, तो पेपर में रैप करके दिया जाता है ना। कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से लेकर आए खाने पीने की चीज़, तो पेपर में रैप करके दिया जाता है। तो सोचिए आज के टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम में पेपर की वैल्यू कितनी ज़्यादा थी, है ना। आज के टाइम में तो पेपर की कोई वैल्यू ही नहीं है एक तरह से। उस टाइम में पेपर की वैल्यू कितनी ज़्यादा थी, ऐसी फालतू की चीज़ों में पेपर वेस्ट नहीं किया जाता था। और अब हम तो अगर हम पेपर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ, एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के बारे में इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बताना चाहती हूँ एल्युमिनियम की स्टोरी, ठीक। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो जो राजा महाराजा सोने चांदी का यूज़ किया करते थे, ये तो मालूम है आपको, है ना। ये गोल्ड एंड सिल्वर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जो एल्युमिनियम था, ये किससे, गोल्ड सिल्वर इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ज़्यादा हल्का भी था। अगर हम इसकी शाइनिंग को, बहुत ज़्यादा था, इसकी जो शाइनिंग थी बहुत ज़्यादा थी, बट एल्युमिनियम बनाने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी महंगा था उस टाइम में, इसलिए एल्युमिनियम कम बनाया जाता था और इस वजह से कॉस्टली भी होते थे, ठीक। तो राजा महाराजाओं ने, जो रूलर्स थे, वो सोने चांदी के बर्तन लॉकर्स में रखवा, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि एल्युमिनियम इतना ज़्यादा, इतना इसका जो भी था, एल्युमिनियम इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ज़्यादा हैवी है भी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी सोने चांदी के बर्तन थे वो सब उन्होंने लॉकर में रखवा दिए, या फिर वो नौकरों के लिए रख दिए। और उन्होंने ये कहा कि अब कोई मेहमान हो या कोई भी हो, सभी एल्युमिनियम के बर्तन में ही खाना खाएंगे, उन्होंने ये बोल दिया सबको, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एल्युमिनियम बनाने का एक रास्ता, एक बहुत ही सस्ता तरीका उन्होंने निकाला, और फिर जब सबके पास एल्युमिनियम आ गया, वो सस्ता हो गया, एल्युमिनियम की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। तो सोचिए, ये पेपर से रिलेटेड है ना एक तरह से, कि पहले टाइम में एल्युमिनियम का जो प्रोसेस था बनाने के बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, लोगों के पास इसको बनाने के लिए मतलब पूरा अच्छे से मटेरियल नहीं था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। लेकिन एक फिर उसके बाद साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम को बनाने का बहुत ही ईजी तरीका उन्होंने निकाला, बहुत ईजी ट्रिक निकाली, और फिर एल्युमिनियम सबके पास पहुंच गया, घर घर तक, जिससे एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा सस्ता, बहुत ज़्यादा चीप रेट हो गया इसका, जिस वजह से ये फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी वही ख़त्म हो गई। तो वही पेपर के साथ भी हुआ, है ना, मिलती जुलती स्टोरी। इससे आप लोग का आई होप के समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग पेपर ज़्यादा वेस्ट मत किया कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग वेस्ट कर रहे हैं पेपर, ठीक है। कुछ गलत हुआ फाड़ के फेंक दिया, कुछ गलत हुआ पेज फाड़ दिया, करते हैं बच्चे। तो इससे क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में पेपर किससे बनता है, पेड़ पौधों से बनता है ना। आगे आने वाले टाइम में ही ये पेपर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो हमें ये इसकी वेस्टिंग बहुत ही कम से कम करनी चाहिए। अब
मैन्युस्क्रिप्ट को जब पेपर पे कॉपी करना शुरू किया गया तो तमाम लोगों ने इसे कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया। जो वेल्थी रिच पीपल्स थे, जो रूलर्स थे, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, इन सब ने ये सब कलेक्ट किए। ठीक है, और ये मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं? बुद्ध लोग जहाँ पर प्रेयर करते हैं, जहाँ पर गैदरिंग होती है। और फिर इन स्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरी एंड आर्चिव्स में संभाल कर रखना शुरू किया गया, जो आज हम पढ़ रहे हैं। आर्चिव का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखा जाता है। ठीक है, ये होता है आर्चिव, लिखा है ना, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स where they keep all their old official records and transactions। ये आजकल जो गवर्नमेंट है, हर नेशनल, आज के टाइम में हर राष्ट्र के पास, हर स्टेट के पास, हर गवर्नमेंट के पास आर्चिव्स है। ऑफिशियल रिकॉर्ड को, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस को संभाल कर रखने के लिए उनके पास आर्चिव्स होती हैं। ठीक है, इन मैन्युस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन मिलती तो है, मिलती तो बहुत है, और हिस्टोरियंस को लेकिन इसे यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। और मतलब बहुत सारे ऐसे मिलते हैं इनको इन्फॉर्मेशन, लेकिन इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। रीज़न क्या है इसका टफ़ होने का? कि पहले के टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। अब आपको मालूम, पहले टाइम में तो प्रिंटिंग प्रेस हुआ ही नहीं करते थे। ठीक है, तो लोग मैन्युस्क्रिप्ट से पेपर पे कॉपी किया करते थे। ये जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया है उसको फिर पेपर पर नोट हाथों से ही करना पड़ता था इनको। तो इससे राइटिंग अलग अलग हुआ करती थी। फिर इनकी कॉपी से फिर दूसरे लोग कॉपी किया करते थे। इनकी एक ने नोट कर लिया, फिर उसने दूसरे को पास कर दिया, फिर उसने उससे देखकर नोट किया। तो ऐसे क्या हो, राइटिंग में चेंज आते गए, उसमें चेंज आते गए, और फिर इससे फिर समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता था इसको समझना भी। सेकेंड पॉइंट कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिले। क्या हुआ कि हिस्टोरियंस को जो ओरिजिनल, जो सबसे पहले जो लिखी गए थे वो इनको नहीं मिला। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिले। थर्ड, जो ऑथर्स हैं वो अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते हैं। जो क्रॉनिकल्स यानी कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि इवेंट्स को टाइम टू टाइम मतलब उनके अकॉर्डिंग अरेंज करना, उनको कहते हैं क्रॉनिकल। ठीक, तो इनको क्या करना पड़ता था, इनको रिवाइज करना पड़ता था, और अलग अलग टाइम में, मतलब हर टाइम में, ऐसे हर एक साल बाद उनको देख के पढ़ के फिर उनको दोबारा से उनको बनाना पड़ता था। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। अब 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकल्स थे, ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने पहली बार क्रॉनिकल लिखा था 1356 में। अब 13th सेंचुरी में उन्होंने ये लिखा था, और फिर उन्होंने 2 साल बाद इसको रिवाइज़ करके निकाला। फिर 2 साल बाद उन्होंने फिर इसको रिवाइज़ किया, फिर उन्होंने अब तैयार किया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न, बहुत ज़्यादा अलग थे। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। लेकिन ये बात तो जो है उस टाइम के जो हिस्टोरियंस को मालूम भी नहीं था, उनको पता नहीं था, जब तक कि हिस्टोरियंस को पहले वाला मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला। यानी कि जो उन्होंने दूसरी बार लिखा था रिवाइज करके वो मिला, लेकिन जो पहला वाला था, जब तक हिस्टोरियंस लोगों को वो नहीं मिला तब तक उनको पता नहीं चला कि फैक्ट क्या था। ठीक है, कि वो वही इन्फॉर्मेशन उनके पास थी जो दूसरी वाली जो उन्होंने लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने रिवाइज करके, उनको तब तक नहीं पता चला जब तक उनको पहले वाला जो उन्होंने 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखा था, जब तक उनको वो नहीं मिला तब तक उनको ये इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।